हाय एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। आज का हमारा टॉपिक डिस्कशन का है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। स्पेशली हम यहाँ पे बात करेंगे इन सीटू एंड एक्स सीटू कंजर्वेशन पे। आगे बढ़ने से पहले, जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस। और काफ़ी समय बाद मैंने लेक्चर्स लेना शुरू किया है। जो लोग नए जुड़े हैं हमारे चैनल के साथ, जो मुझे पहली बार देख रहे हैं, तो बता दूं कि पहले भी करंट अफेयर्स का सेक्शन हम लोग कवर करते थे। कुछ सर्कमस्टांसेस की वजह से बीच में ब्रेक लेना पड़ा, लेकिन अब आपको जो मेरे लेक्चर्स हैं वो कॉन्टीन्यूसली मिलेंगे। एनीवे, आज के टॉपिक पे आते हैं, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। जैसे कि बताया, इन सीटू एंड एक्स सीटू कंजर्वेशन पे हम बात करेंगे। इन दोनों को डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले ये जानना ज़रूरी है कि बायोडाइवर्सिटी क्या है। यहाँ पे बता दूं, अगर आपके कोई भी डाउट्स हों तो आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, जहाँ पे भी आप अवेलेबल हैं, अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। यहाँ पे इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी की बात चल रही है, स्पेशली यूपीएससी के लिए। वैसे इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको ऑलमोस्ट हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। यूपीएससी की बात करें तो प्रीलिम्स की में इसके 20 to 30%, अगर कम से कम भी क्वेश्चन आए, अराउंड 20 क्वेश्चन तो आपको इन्वायरमेंट इकोलॉजी के मिलेंगे। अगर आप इसको स्किप करना चाहते हैं तो ये आपका खुद का रिस्क है। स्टूडेंट्स कई बार मैसेज करते हैं डाउट्स के लिए। यूजुअल क्वेरी ये रहती है कि क्या नॉन मेडिकल बैकग्राउंड या ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड कितनी जल्दी इस टॉपिक को कवर कर सकते हैं। तो बता दूं, बहुत इजी। अगर आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे, मेडिकल स्टूडेंट्स को डेफिनेटली एक एज रहता है इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी को लेके, लेकिन जो बाकी बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं थोड़ी सी मेहनत करेंगे, क्योंकि डे टू डे लाइफ में हम इन्वायरमेंट इकोलॉजी को कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस करते हैं और हमको इसका एक नेचुरल सा नॉलेज जो है वो रहता है। और थोड़ी सी मेहनत, और यूपीएससी में ये 20 to 30 जो मार्क्स हैं आप बहुत इजीली स्कोर कर सकते हैं। डिटेल में बताऊं तो प्रीलिम्स में इन्वायरमेंट इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज पे आपको फोकस करना है। सिलेबस हमेशा कहती हूँ, जो भी लोग एस्पिरेंट्स हैं, सिलेबस को हमेशा देखते रहिए। मेंस में GS3 जो है आपका, वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी और इन्वायरमेंट करके ये टॉपिक आपको मिलता है, और इस पे बहुत ही एवरीथिंग अंडर सन आप कह सकते हैं सवाल जो है वो आ सकता है, लेकिन बहुत इजी रहता है। यूजुअली आपको किस तरह की चीज़ें यहाँ पे पढ़ने को रहती हैं, देखिए, सपोज कोई इंटरनेशनल इनिशिएटिव है, क्योंकि इन्वायरमेंट को लेके सभी गवर्नमेंट्स ग्लोबल लेवल पे भी काफ़ी सेंसिटिव हैं कि इन्वायरमेंट को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए। तो काफ़ी इंटरनेशनल इनिशिएटिव्स, इसके लिए कन्वेंशंस जो हैं, स्ट्रैटेजीज जो हैं वो आती रहती हैं, उनके बारे में आपको मालूम होना चाहिए। आपके देश की सरकार यानी इंडियन गवर्नमेंट क्या इनिशिएटिव्स ले रही है, किस तरह के प्रोग्राम्स शुरू कर रही है। देखिए, जिस तरह से आपका प्रोजेक्ट एलिफेंट आ रहा है, प्रोजेक्ट टाइगर है, ये सब आपका इन्वायरमेंट कंजर्वेशन के अंडर आता है। उसके बाद नेशनल पार्क्स, बायो रिजर्व्स, वेटलैंड्स, ये सब जितने भी हैं ये आपके इन्वायरमेंट के अंदर आते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारी फैक्चुअल, कॉन्सेप्चुअल नॉलेज के साथ आपका फैक्चुअल इंफॉर्मेशन भी रहता है, जो आपको याद होना चाहिए। एनीवे, इन्वायरमेंट इकोलॉजी की बारे में इसीलिए बात करी थी क्योंकि आज का टॉपिक हमारा जो है वो इन्वायरमेंट इकोलॉजी से रिलेटेड है। तो चलिए अब टॉपिक की तरफ चलेंगे। इन सीटू एक्स सीटू कंजर्वेशन पढ़ने वाले हैं, जो कि ये कंजर्वेशन हम किसकी कर रहे हैं, बायोडाइवर्सिटी की। इसलिए पहले हमको ये मालूम होना चाहिए कि आफ्टर ऑल बायोडाइवर्सिटी क्या है। तो देखिए, यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है, पहले मैं आपके लिए रीड आउट करती हूँ। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इज द वेराइटी ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म्स, यूनिसेलुलर, फंजाई, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स सच एज प्लांट्स, एनिमल्स, देयर जीन्स, द इकोसिस्टम्स विच दे आर पार्ट ऑफ। तो काफ़ी भारी लगती है पढ़ने में ये डेफिनेशन, बट बहुत आसान है। देखिए, पहले तो बायोडाइवर्सिटी वर्ड को अगर हम डिवाइड करें, बायो मीन्स बायोलॉजी से रिलेटेड है, लिविंग, डाइवर्सिटी यानी वेरिएशन, डिफरेंसेस। तो जितना भी फ्लोरा फाउना आप अर्थ पे देख रहे हैं, जितना भी वेरिएशन है, ये सब क्या है, बायोडाइवर्सिटी। जितनी भी लाइफ फॉर्म्स हैं, यूनिसेलुलर यानी सिंगल सेल, आप बैक्टीरिया से शुरू कीजिए, फंजाई भी आपको सिंगल सेल मिलता है, वहाँ से लेकर जितने मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, एनिमल्स हो गए, ह्यूमंस हो गए, ये सब एक वेरिएशन है, डाइवर्सिटी है बायोलॉजी की। उनके जीन्स को, उनमें क्या डाइवर्सिटी है, कितना वेरिएशन है। इकोसिस्टम्स, हमको अलग अलग इकोसिस्टम्स दिखते हैं, मरीन इकोसिस्टम हो गया, टेरिशियल इकोसिस्टम हो गया।
इन सब में भी बहुत सारी वेरिएशंस, डिफरेंसेस आपको नजर आते हैं। ये सब क्या है? बायोडाइवर्सिटी। देखिए, अगर बायोडाइवर्सिटी नहीं होगी तो उसका क्या मतलब है? लाइफ अर्थ पे सस्टेन नहीं करेगी। वैसे ये जो टर्म है इसको अराउंड 1985 और 88 के बीच में कॉइन किया गया। कुछ बुक्स में आपको 85 टर्म मिलेगा, कहीं पे 88 लिखे मिलेगा, तो आप मान सकते हैं 1985 से 88 के बीच में इस टर्म को कॉइन किया गया है। देखिए, वैसे तो बायोडाइवर्सिटी आपको नेचुरल, हम सोचेंगे नेचुरल इन्वायरमेंट में जो हमको मिल रही है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे हमने आर्टिफिशियल जो इन्वायरमेंट्स हैं वो भी क्रिएट हमने किए हैं, वो भी बायोडाइवर्सिटी के अंदर आएंगे। जैसे सपोज हमने जू क्रिएट कर दिया, तो ये क्या है? आर्टिफिशियल हैबिटेट है, लेकिन ये बायोडाइवर्सिटी के अंदर आएगा। अब देखिए, बायोडाइवर्सिटी की बहुत इंपॉर्टेंस है, इसकी इकोनॉमिक जो है इंपॉर्टेंस वो भी है, और साथ में इकोलॉजिकल लेवल पे भी इसकी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि हर एनिमल, हर प्लांट, जितने भी लाइफ फॉर्म्स हैं वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं। जैसे देखिए, ह्यूमंस हैं, अगर हम बोलें ह्यूमंस तो बहुत ज़्यादा कैपेबल हैं, हम तो सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन फूड के लिए हम किस पे डिपेंड करते हैं? प्लांट्स पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं। प्लांट्स हमारी प्राइमरी एनर्जी को स्टोर करते हैं और फिर हम उसको आगे प्रोसेस करके जैसे भी यूज़ करते हैं। तो प्लांट्स भी ह्यूमंस पे डिपेंडेंट हैं, ह्यूमंस भी प्लांट्स पे डिपेंडेंट हैं। हम सिंगल सेल जो ऑर्गेनिजम्स हैं उन पे भी डिपेंडेंट हैं। कैसे ही हम आगे बात करेंगे, बट यहाँ पे आपको जानना इंपॉर्टेंट है कि हर लाइफ फॉर्म एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, इंटरडिपेंडेंट है, फूड चेन्स इंटरडिपेंडेंट है। इसलिए यहाँ पे कहा गया है कि इसका इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस बायोडाइवर्सिटी का बहुत ज़्यादा है, और इकोनॉमिक भी है डेफिनेटली। जिस तरह से मॉनेटरी बेनिफिट्स हमको यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी से बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इकोनॉमिक बेनिफिट इंपॉर्टेंस भी बायोडाइवर्सिटी का है। इसलिए इसको बचाना, इसको प्रोटेक्ट करना हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, अगर हम चाहते हैं कि लाइफ जो है अर्थ पे वो बनी रहे। तो जैसे मैंने आपको बताया, लाइफ जो है, बायोडाइवर्सिटी जो है, वो लैंड, वाटर, हाई ऑल्टीट्यूड्स, लो ऑल्टीट्यूड्स, हर जगह आपको मिलेगी। अब जैसे मैंने आपको बताया कि बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन और उसका इंपॉर्टेंस क्या है, लेकिन उससे पहले बता दूं बायोडाइवर्सिटी की डिफरेंट टाइप्स भी रहती हैं। देखिए, एक्स सीटू इन सीटू पे आएंगे, लेकिन उससे पहले बायोडाइवर्सिटी के बारे में जानना इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे तीन चीज़ें मैं यहाँ पे मेंशन करती हूँ, तीन टर्म्स को मेंशन करूँगी। एक आ गया आपका जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी। देखिए, मैं यहाँ पे बोलूँगी बहुत चीज़ें आपको पीपीटी में मिल जाएंगी, लेकिन बहुत सी चीज़ें हम पढ़ाते हुए एक्स्ट्रा बोलते हैं, तो मैं हमेशा रिकमेंड करती हूँ जो भी स्टूडेंट्स किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो खुद के नोट्स ज़रूर बनाएं, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी, उसके बाद आएगा आपका स्पीशीज बायोडाइवर्सिटी, फिर आएगा आपका इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी। यानी बायोडाइवर्सिटी की भी डिफरेंट टाइप्स हैं। जेनेटिक डेफिनेटली, जहाँ पे हम जीन्स के लेवल की बात कर रहे हैं, हर ह्यूमन, हर एनिमल एक दूसरे से अलग है, हमारा डीएनए अलग है, हमारे जीन्स अलग हैं, तो वेरिएशन है, तो वो आपकी क्या हो गई? जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी। स्पीशीज, हर स्पीशीज, डिफरेंट तरह की स्पीशीज आपको देखने को मिलती हैं। सपोज मेरा नाम ही है वेरोनिका, राइट, वेरोनिका, इसका स्पीशीज है आगे एरवेंसिस। बेसिकली वेरोनिका एक फ्लावर का नाम है, तो अगर फ्लावर है उसमें लाइफ है तो लिविंग बायोडाइवर्सिटी में आएगा। तो वेरोनिका एरवेंसिस क्या है? उसका एरवेंसिस स्पीशीज है। तो इसी तरह से वेरोनिका का हो सकता है कोई और स्पीशीज भी हो, तो स्पीशीज में भी बायोडाइवर्सिटी आपको देखने को मिलती है। उसके बाद इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी भी आपको देखने को मिलती है। इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी आ गई कि किस तरह से प्लांट और एनिमल स्पीशीज में क्या डिफरेंसेस हैं, क्या वेरिएशंस हैं। फूड वेब्स, आगे किसी लेक्चर में हम फूड चेन्स, फूड वेब्स के बारे में पढ़ेंगे। डिफरेंट फूड चेन्स और फूड वेब्स हमको देखने को मिलेंगे, वहाँ पे वो किस तरह से कनेक्टेड हैं फूड चेन्स एक दूसरे से, किस तरह से वेरिएशन देखने को मिलेगा, वो भी बायोडाइवर्सिटी में आएगा। तो अल्टीमेटली इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी आपकी क्या है कि किस तरह से प्लांट्स, एनिमल्स, डिफरेंट स्पीशीज जेनेटिक लेवल पे, स्पीशीज लेवल पे, इकोलॉजिकल लेवल पे एक दूसरे से अलग हैं, लेकिन फिर भी फूड वेब्स, फूड चेन्स से एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। अब चलिए यहाँ पे मेन टॉपिक हमारा इस स्लाइड का क्या है कि बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन का क्या मतलब है, कि अगर हम बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ये सारी लाइफ फॉर्म्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो उनको हम बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन बोलेंगे। यानी मिलियंस ऑफ डिफरेंट स्पीशीज को यहाँ पे प्रोटेक्ट करने की बात की जा रही है जो कि प्लैनेट अर्थ पे रहते हैं। डेफिनेटली इसका क्या मतलब है, हम उनके इकोसिस्टम्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं ताकि ये सारी लाइफ की जो फॉर्म्स हैं ये सरवाइव कर सके और ये इवॉल्व होते रहें। इवॉल्व यानी विद टाइम
स्लो चेंज आती है हर लाइफ फॉर्म में, वो इवॉल्व होता है बेटरमेंट के लिए, तो सर्वाइव करें, इवॉल्व होते रहें, इसलिए बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन जो है वो इम्पॉर्टेंट है। यही इसका मतलब है कि सब लाइफ फॉर्म्स को प्रोटेक्ट करना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन था यहाँ पे कि इम्पोर्टेंस क्या है, कि क्यों प्रोटेक्ट करना है। तो पहला पॉइंट यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी है इकोलॉजिकल स्टेबिलिटी। देखिए, हर स्पीशीज का अपना रोल है। प्लांट्स का अपना रोल है, वो स्टोर कर रहे हैं एनर्जी, प्रोड्यूस कर रहे हैं, वहाँ से हमको खाना मिल रहा है। और एक बैक्टीरिया है अगर, या कोई भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, उसका खुद का रोल है। जैसे डेड एनिमल्स रहते हैं तो उनकी बॉडी डिकम्पोज हो जाती है। डिकम्पोज कौन करता है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का अपना रोल है। देखिए, इकोसिस्टम जो है हमारा, ये हमको यानी ह्यूमंस को इस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करता है जिसके बिना हमारा सर्वाइवल, ह्यूमंस एज अ स्पीशीज, हमारा सर्वाइवल बहुत मुश्किल है। जितने आपके इकोसिस्टम में डाइवर्सिटी होगी उतना ज़्यादा वो प्रोडक्टिव होगा, और एनवायरनमेंट की तरफ से अगर जो भी स्ट्रेस अगर आएगा उसको वो टॉलरेट कर लेगा। उसके बाद देखिए, ये आपका आ गया इकोलॉजिकल स्टेबिलिटी इंपॉर्टेंट है, इसलिए बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन जो है वो इंपॉर्टेंट है। दूसरा आता है आपका, जैसे मैंने आपको बताया था, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, कि इन सब चीज़ों की इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस भी है। तो देखिए, बायोडाइवर्सिटी यानी इतना सारा वेरिएशन है, तो वहीं पे आपको सारे रिसोर्सेज मिल रहे हैं जहाँ से खाना आ रहा है, राइट, फूड आ रहा है। बहुत सारी मेडिसिन में हम प्लांट्स को यूज़ करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करते हैं, बहुत सारे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स जो आप यूज़ करते हैं उनका सोर्स भी बायोडाइवर्सिटी की वजह से रहता है। बहुत सारे रिसोर्सेज आपको नेचुरल एनवायरनमेंट में मिलते हैं। फार्मास्यूटिकल्स, फिशरी, फॉरेस्ट, ये सब एक रिच सोर्स है फूड का। उसके बाद देखिए, वुड हम लोग यूज़ कर रहे हैं, परफ्यूम्स यूज़ कर रहे हैं, आप देख लीजिए रबर, रेजन्स, इवन पॉइजन। तो हर चीज़ का सोर्स आपको कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट में मिलेगा। तो इसलिए बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की बात हो रही है तो देखिए, नेशनल पार्क्स जो हैं या सेंचुरीज जो हैं, ये सब यहाँ पे आपको टूरिज्म देखने को मिलता है, तो वहाँ से भी हमको फाइनेंशियल बेनिफिट्स होते हैं। तो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस आपको अपने आप नजर आएगी कि बायोडाइवर्सिटी को अगर बचा के रखेंगे तो इकोलॉजी में स्टेबिलिटी, इकोलॉजिकल स्टेबिलिटी भी रहेगी और इकोनॉमिकली भी हम लोग ग्रो करेंगे। और यहाँ पे एक टर्म और इंट्रोड्यूस करना मैं चाहूंगी, इसको आप लिख सकते हैं, एथिकल इम्पोर्टेंस। एथिकल इम्पोर्टेंस का मतलब है, देखिए, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनका राइट है टू एग्जिस्ट। ह्यूमंस हम ओवर एक्सप्लॉयटेशन करते हैं अपने बेनिफिट के लिए। दूसरे ऑर्गेनिजम्स जो हैं हमारी गलतियों की वजह से, चाहे एंथ्रोपोजेनिक कॉजेज हैं, रीजंस हैं, उसकी वजह से बहुत सारे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, राइट। तो डेफिनेटली जो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन है उसका एक एथिकल इम्पोर्टेंस भी है। देखिए, यहाँ पे मैं आपको ये सब इसलिए बता रही हूँ ताकि बायोडाइवर्सिटी के बारे में आपको नॉलेज रहे, क्योंकि अगर आपको कहीं पे सवाल इन सीटू कंजर्वेशन, एक्स सीटू कंजर्वेशन आ जाता है तो आपको मालूम होना चाहिए कि क्या हम कंजर्व कर रहे हैं, बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व कर रहे हैं, तो आखिरकार बायोडाइवर्सिटी क्या है। अब देखिए, अगर बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है जिसको हम बचाने की कोशिश कर रहे हैं, उसके कॉजेस क्या हैं? एंथ्रोपोजेनिक कॉजेस का मतलब है ह्यूमन से रिलेटेड कॉजेस, जहाँ पे ह्यूमंस की गलतियों की वजह से इस तरह का लॉस हो रहा है। और दूसरा डेफिनेटली नेचुरल कॉजेस भी आपके रहते हैं, जैसे कि क्लाइमेट चेंज हो गया। नेचुरल में अगर बात करें तो क्या आएगा, आपके फ्लड्स आ रहे हैं, अर्थक्वेक्स आ रहे हैं, फॉरेस्ट फायर्स हैं। और ह्यूमन एक्टिविटीज़ को देखें तो पोचिंग हो गया, फॉरेस्ट फायर्स कई बार ह्यूमंस की वजह से होती है, तो बहुत सारे कॉजेस ह्यूमंस के भी रहते हैं। अब देखिए, हम इन सीटू कंजर्वेशन और एक्स सीटू कंजर्वेशन पे आ गए, लेकिन उससे पहले एक बार सिंपल टर्म्स में समझते हैं कि कंजर्वेशन का क्या मतलब है। अगर हम कंजर्व करना कह रहे हैं तो कंजर्व करना क्या होता है। तो यहाँ पे 3 चीजें मैं आपको बताती हूँ कंजर्व करना क्या होता है। देखिए, एक आता है आपका केयरफुल प्रिजर्वेशन, कि आप एक तरीके से ध्यान से जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उनकी स्पीशीज हैं, उनको प्रिजर्व करके रखना चाहते हैं कि कोई एक्सटिंक्शन ना हो। दूसरा आता है प्रोटेक्शन, कि भाई काफ़ी सारे इस तरह के कॉजेज हैं जिस तरह से हमने डिस्कस किया, उनसे लिविंग फॉर्म्स को हमने प्रोटेक्ट करना है, बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना है। और तीसरा आता है
एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। कई बार हम रिसोर्सेज, यहाँ पे कौन से रिसोर्सेज की बात हो रही है, नेचुरल रिसोर्सेज की बात हो गई है, चाहे वो पानी हो गया, फॉरेस्ट हो गया, कुछ भी, उसका एफिशिएंट यूज करें, यानी ओवर एक्सप्लॉयटेशन ना करें, राइट। तो ये 3 चीजें हम कंजर्वेशन में करते हैं। पहला केयरफुल प्रिजर्वेशन, दूसरा प्रोटेक्शन, तीसरा एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। तो आपके बायोडाइवर्सिटी के 2 मेजर कंजर्वेशन के तरीके आते हैं। एक आगे आपका इन सीटू कंजर्वेशन, यानी इसको इन साइट मान लीजिए, शॉर्टकट में इन सीटू ऑन साइट कंजर्वेशन। ये वो मेथड्स हैं जिसमें हम लिविंग स्पीशीज को प्रोटेक्ट करते हैं, कंजर्व करते हैं उनके नेचुरल हैबिटेट्स में, उनके नेचुरल इन्वायरमेंट में। सपोज किसी प्लांट को प्रिजर्व करना है, इसको प्रोटेक्ट करना है, तो अगर वो फॉरेस्ट है तो हम पूरे के पूरे फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करेंगे। जो उसका ओरिजिनल हैबिटेट है, नेचुरल हैबिटेट है, वहां पे प्रोटेक्ट करेंगे, उसको हम क्या कहेंगे, इन सीटू कंजर्वेशन। आई होप ये आपको याद रहेगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव। आगे मैं कुछ MCQs भी डिस्कस करूंगी ताकि आपको पता चलेगा किस तरह के सवाल आपको पेपर में आ सकते हैं। तो ये टर्म जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इन सीटू कंजर्वेशन। तो याद रखिएगा, अपने नेचुरल हैबिटेट और एनवायरनमेंट में जब हम वाइल्ड या एंडेंजर्ड स्पीशीज जो है, लिविंग स्पीशीज जो है, उनको कंजर्व करते हैं डिफरेंट मेथड से, उसको इन सीटू कंजर्वेशन कहा जाता है। तो यहाँ पे सवाल ये भी आ सकता है कि किस तरीके से किया जाता है। ये आपको याद भी रखना है कि सपोज आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट इस्टेब्लिश कर देती है कुछ प्रोटेक्टेड एरियाज, लाइक आपने नेशनल पार्क्स सुने होंगे, जैसे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, तो नेचुरल हैबिटेट को यहाँ पे प्रोटेक्ट कर दिया गया है। आपकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, तो आपको याद भी होनी चाहिए। देखिए ये सब हम मैप में बाद में डिस्कस कर सकते हैं किसी और लेक्चर में, कि कितने नेशनल पार्क्स हैं, कहाँ कहाँ पे हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कौन कौन सी हैं, ठीक है। जैसे वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, राइट। उसके बाद आपका आता है बायोस्फीयर रिजर्व्स, जैसे नीलगिरीज यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, नीलगिरीज बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। तो इस तरह से, और उसके बाद आपके सैक्रेड ग्रूव्स रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन ये 3 के नाम तो आप याद रखिए, आपके नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और बायोस्फीयर रिजर्व्स। फिर वेटलैंड्स एक्सेट्रा, इस तरह की टर्म्स आपने सुनी होंगी, जो कि आते हैं आपके किसमें, इन सीटू कंजर्वेशन में। अब नेक्स्ट टर्म है आपकी एक्स सीटू कंजर्वेशन, तो यानी ऑफ साइट। अगर हमने ऑन साइट बोला, यहाँ पे हम ऑफ साइट बोलेंगे, यानी उनके नेचुरल हैबिटेट से बाहर जाके। ये हम आर्टिफिशियली भी क्रिएट कर सकते हैं लिविंग स्पीशीज को बचाने के लिए, तो इसको क्या बोलेंगे, एक्स सीटू कंजर्वेशन, यानी जो उनका नेचुरल हैबिटेट है उससे बाहर जाके जब हम उनको प्रोटेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप सोचेंगे ये कैसे किया जाता है, कहीं पे जू बना दिया जाता है, तो जू में आप डिफरेंट तरह के एनिमल्स को देखते हैं, राइनोसोरस को ले आए, एलिफेंट को ले आए अलग जगह से, टाइगर ले आए, लेपर्ड ले आए, तो उसके नेचुरल हैबिटेट जहाँ पे ओरिजिनली वो रहता है वहाँ से हटा के उसको एक जगह पे हमने रख दिया, तो ये एक्स सीटू कंजर्वेशन कहलाएगा। दिल्ली में जू है, अलीपुर जू है। उसके बाद देखिए, जू तो एक एग्जाम्पल है, दूसरा इस तरह का एग्जाम्पल है बोटानिकल गार्डन्स। बोटानिकल गार्डन्स वेस्ट बंगाल में, इंडियन बोटानिकल गार्डन का आपने नाम सुना होगा। उसके बाद आते हैं हमारे जीन बैंक्स। देखिए ये थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है आपके लिए जानना, जीन बैंक्स होते हैं, सीड बैंक्स होते हैं। यहाँ पे जेनेटिक लेवल पर कंजर्वेशन जो है वो की जाती है, जहाँ पे डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के जीन्स को प्रोटेक्ट करके रखा जाता है। और ये सब एक तरह से क्रायो प्रिजर्वेशन एक टर्म रहती है, क्रायो प्रिजर्वेशन। बहुत लो टेम्परेचर पे जीन्स या सीड्स जो है उनको रखा जाता है, फ्रोजन वॉल्ट्स, यानी बहुत ही कोल्ड टेम्परेचर में, -196 डिग्री टेम्परेचर जाता है। क्रायो प्रिजर्वेशन लिक्विड नाइट्रोजन या ड्राई आइस में इस तरीके से की जाती है। फिर जैसे लोग घर में अगर होम गार्डन्स बनाते हैं या फिर आपके एक्वेरियम्स रहते हैं, ये सब एग्जाम्पल्स हैं आपकी एक्स सीटू कंजर्वेशन की। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आगे हम डिफरेंसेस भी पढ़ेंगे, यहाँ पे इसी स्लाइड पे आगे लिखेंगे
कि किस तरह से एक्स सीटू और इन सीटू कंजर्वेशन एक दूसरे से डिफरेंट है। आई होप अभी तक आपको ये सब समझ आ गया होगा। नॉर्मली यहाँ पे मैंने एक स्लाइड इंक्लूड किया कि ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं कंजर्वेशन के इस तरह की, कि डेफिनेटली एक क्वालिटी जो है इन्वायरमेंट की और प्योरिटी जो है उसको मेंटेन रखने के लिए इस तरह का क्वेश्चन मेंस में आपको राइटिंग में हेल्प दे सकता है। और एक बैलेंस्ड साइकिल जो है वो चलती रहे, नेचुरल रिसोर्सेज का सप्लाई जो है वो सही से रहे, इसलिए इसको कंजर्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पे ये स्लाइड मैंने खाली छोड़ी है ताकि हम इसको एक बार डिस्कस करते हुए यहाँ पे लिख सकें कि क्या डिफरेंसेस हैं। एक बार हमने तो देखिए अगर हम डिफरेंसेस लेंगे तो जनरली क्या डिफरेंस आएगा। अगर पहले डिफरेंस की बात करें तो आप इसको अपनी कॉपी में एक बना सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं इसके। तो नॉर्मल पहला यही है कि इसको नेचुरल हैबिटेट में कंजर्व करना है। जब हम लिविंग स्पीशीज को उनके नेचुरल एनवायरनमेंट में, हैबिटेट में कंजर्व कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो वो हो गया आपका यहाँ पे इन सीटू है फर्स्ट वाला और दूसरा एक्स सीटू। ठीक है, तो वो आपका इन सीटू कंजर्वेशन होगा। और आउटसाइड हैबिटेट कर रहे हैं तो वो आपका एक्स सीटू कंजर्वेशन होगा, यानी नेचुरल एरियाज के बाहर। फॉर एग्जाम्पल्स तो मैं आपकी इसको दूसरे में आप इसके एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं। यहाँ पे नेशनल पार्क्स आ गया, बायोस्फीयर रिजर्व्स आ गए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आ गई, और यहाँ पे आपका जू आ गया, सीड बैंक आ गया, जीन बैंक आ गया। तो जैसे मैंने आपको ऑब्जेक्टिव में बताया था और एक इम्पोर्टेंस बताई थी कि लिविंग स्पीशीज को कंजर्व करने की ज़रूरत है ताकि वो इजिली सर्वाइव कर सकें और इवॉल्व हो सकें। तो यहाँ पे वो सर्वाइव और एवोल्यूशन कैसे होगी, एक नेचुरल मेथड से होगी। नेचुरल एडाप्टेशन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी कि नेचुरली जैसे वो रहते हैं इस तरह से नेचुरल एडाप्टेशन देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पे जैसे हमने जू में कुछ एनिमल्स को हम लेके आए जहाँ पे शायद वो अपने नेचुरल हैबिटेट में प्रॉपरली नहीं रह पा रहे थे या उनको खतरा था, वो एक्सटिंक्ट हो जाते, तो यहाँ पे उनके रिप्रोडक्शन की जो प्रोबेबिलिटी है उसको हमने इंक्रीज कर दिया। इन सीटू में जो मोबिलिटी की बात है कि एक जगह से कितनी दूर तक वो जा सकते हैं, क्योंकि उनके नेचुरल हैबिटेट की बात है, तो ऑर्गेनिजम्स या जो एनिमल्स हैं उनका मोबिलिटी बहुत ज़्यादा रहता है। लेकिन यहाँ पे लेस मोबिलिटी, यहाँ पे वो इतना ज़्यादा मोबाइल नहीं रहते। तो इस तरह की डिफरेंसेस की आप इनकी यहाँ पे बात कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे कुछ टर्म्स हम बात करेंगे। पहले इन तीन के बारे में बात करते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व। ये अब आपको मालूम होगा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए ये किसका पार्ट है, इन सीटू कंजर्वेशन का या फिर एक्स सीटू कंजर्वेशन का। देखिए नेशनल पार्क की अगर हम बात करें तो नेशनल पार्क जो है यहाँ पे कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी बिल्कुल भी अलाउ नहीं की जाती। यहाँ पे जैसे विलेजेस हैं वो आके अपने एनिमल्स को ग्रेज नहीं करवा सकते। यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स जो हैं वो रहते हैं। स्ट्रिक्ट रूल्स स्पेशली जो आपका जंगल प्रोड्यूस होता है उसके लिए। जंगल प्रोड्यूस में किस तरह की चीज़ें आती हैं, देखिए जिस तरह से आपके तेंदू लीव्स आते हैं, उसके बाद आपका हनी आता है, तो इनको लेकर बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स रहते हैं। दूसरा आगे आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में। यहाँ पे कुछ हद तक जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं उनको अलाउ किया जाता है। यहाँ पे लोगों को रहना अलाउड नहीं होता, कुछ एक्सेप्शंस हैं, बट मेजरली कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज़ यहाँ पे अलाउ की जाती हैं। जैसे कि फायरवुड यहाँ से कलेक्ट लोग करते हैं, ग्रेजिंग जैसे गांव के आसपास के लोग हैं वो अपने एनिमल्स को, डोमेस्टिक एनिमल्स को यहाँ पे ग्रेज करने के लिए ले आते हैं। उसके बाद टूरिज्म जो है वो यहाँ पे परमिटेड होता है कि टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं। उसके बाद थर्ड नंबर पे आता है आपका बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व में लोग रहते भी हैं, उनका प्राइवेट लैंड भी यहाँ पे रहता है, और वो अपनी ट्रेडिशनल जो एक्टिविटीज़ हैं आउटर जोन में वो कर सकते हैं। तो इन तीनों में सबसे स्ट्रिक्ट आपका नेशनल पार्क है, फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और तीसरे नंबर पे बायोस्फीयर रिजर्व। चलिए यहाँ पे आपके लिए एक सवाल है कि इंडिया में कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं, ये आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है, और कितने नेशनल पार्क और कितनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं इंडिया में। तो ये बहुत इजीली आप गूगल करेंगे आपको मिल जाएगा। तो मैं चाहती हूँ आप थोड़ी सी मेहनत यहाँ पे करें ताकि आपको ये चीज़ कभी भूलेगी नहीं। कितने बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, कितने नेशनल पार्क्स हैं, कितनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। ओके, जिस तरह पे अब ये टर्म यहाँ पे मैंने यूज़ की है रिजर्व्ड एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, ये क्या होते हैं?
ये दोनों टर्म्स भी आपस में काफ़ी, इन दोनों में भी डिफरेंस है। देखिए, जो आपके रिजर्व्ड फॉरेस्ट होते हैं वहाँ पे किसी भी तरह की ह्यूमन एक्टिविटी, जैसे कि हंटिंग हो गया, हंटिंग तो बैन ही है, बाकी ग्रेजिंग हो गया, उसके लिए कुछ स्पेशल ऑर्डर्स चाहिए। जब तक कोई ऑर्डर, स्पेशल ऑर्डर नहीं है, तब तक इस जगह पे आप ग्रेजिंग और इस तरह की ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो है वो नहीं कर सकते। और प्रोटेक्टेड एरिया में क्या रहता है कि कुछ ग्रेजिंग, कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज़ की जो परमिशन है, जो वहाँ पे लोग रहते हैं, वो कई बार दी जाती है, क्योंकि बहुत लोगों का लाइवलीहुड जो है वो फॉरेस्ट पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे कुछ परमिशंस जो हैं वो इस तरह के लोगों को जो आसपास में रहते हैं, जो ट्रेडिशनल कम्युनिटीज़ रहती हैं, उनको दी जाती है। देखिए, अगर यहाँ पे इंडिया में फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट कौन सा था उसके बारे में आपको बताती हूँ। सतपुरा नेशनल पार्क। ओके, सतपुरा नेशनल पार्क, ये मध्य प्रदेश में है। तो ये इंडिया का फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट था। बहुत बार इनको अपग्रेड किया जाता है। अगर रिजर्व फॉरेस्ट हम कह रहे हैं तो कुछ समय के बाद इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी बना दिया जाता है। तो यानी यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, ये आ गया आपका रिजर्व्ड फॉरेस्ट। अगर इसको अपग्रेड किया जाएगा तो इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाया जाएगा। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को अगर अपग्रेड किया जाएगा तो उसको नेशनल पार्क बनाया जाएगा। तो मतलब रिजर्व फॉरेस्ट से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की फंडिंग और प्रोटेक्शन ज़्यादा है, और सबसे ज़्यादा किस में मिलेगी? नेशनल पार्क में मिलेगी फंडिंग और प्रोटेक्शन गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये डिफरेंसेस डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन और डिग्री ऑफ फंडिंग में भी रहता है। तो देखिए, वैसे मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि एग्जाम्पल्स इन सीतू कंजर्वेशन की क्या है, ये आपको पता होने चाहिए, और एक्स सीतू कंजर्वेशन की क्या है। चलिए, इसके आगे आपके लिए कुछ क्वेश्चंस हैं, लेकिन यहाँ पे मैं बता दूँ, जब भी हम यूपीएससी जैसे एग्जाम को अप्रोच करते हैं तो हम इन्वायरमेंट इकोलॉजी पढ़ रहे हैं तो हम उसको बस सोचेंगे कि इन्वायरमेंट तक ही पढ़ा जाए, इकोलॉजी तक ही पढ़ा जाए, बल्कि ऐसा नहीं होना चाहिए। जब भी आप पढ़ाई करें, होलिस्टिक मैनर से करें, ताकि इन्वायरमेंट का क्वेश्चन आए आप उसमें कहीं ना कहीं हिस्ट्री का कोई पार्ट, मेंस की बात कर रही हूँ, प्री में तो ऑब्वियसली जो सवाल आया आपको टिक करना है, लेकिन आपकी स्टडी अगर मेंस ओरिएंटेड रहेगी तो आपका आंसर राइटिंग बहुत डिफरेंट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ कि क्या हिस्ट्री में, हमारी मॉडर्न हिस्ट्री की बात की जाए, कुछ इस तरह की मूवमेंट्स थी जो इन्वायरमेंट कंजर्वेशन से रिलेटेड थी। एक तो एकदम से आपके दिमाग में आ रही होगी चिपकू मूवमेंट, राइट? तो बेसिकली ये गांधीयन जो स्टाइल था नॉन वायलेंस का, उस पे बेस्ड थी। इन्वायरमेंट को कंजर्व करने की यहाँ पे बात की गई थी। यहाँ पे सब लोग जो पेड़ थे उनको हग करके एकदम से चिपक के उसके साथ खड़े हो गए थे कि पेड़ों को ना काटा जाए। तो ऑब्वियसली अब देखिए, ये टॉपिक इन्वायरमेंट का है, लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं आप इसको हिस्ट्री से रिलेट कर सकते हैं। तो इसी तरह से आपके लिए ये भी सवाल है, चिपकू मूवमेंट के अलावा क्या कोई और मूवमेंट आपको याद आती है हिस्ट्री में जहाँ पे इन्वायरमेंट कंजर्वेशन की बात की जाए, या हमारे कोई लीडर्स जो इन्वायरमेंट कंजर्वेशन पे बात करते थे? तो डेफिनेटली इस तरह की चीज़ें अगर आप मेंस आंसर राइटिंग में इंक्लूड करेंगे तो आपका आंसर बाकी सबसे थोड़ा डिफरेंट नजर आएगा। तो चलिए, यहाँ पे एक क्वेश्चन हम अप्रोच करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ साइट फॉर इन सीतू मेथड ऑफ कंजर्वेशन? ये सवाल 2011 के प्री में आया है, तो आप मुझे बताइए यहाँ पे राइट आंसर क्या है। एक बार मैं सारे क्वेश्चंस बोल देती हूँ, फिर मैं आंसर बताती हूँ आपको। दूसरा सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ इन सीतू कंजर्वेशन? इनमें से कौन सा इन सीतू कंजर्वेशन नहीं है? सब एग्जाम्पल्स मैं आपको बार बार दे चुकी हूँ। आई होप आप इसका राइट आंसर बताएंगे कमेंट बॉक्स में। तीसरा सवाल है, वन ऑफ द एक्स सीतू कंजर्वेशन मेथड फॉर एंडेंजर्ड स्पीशीज। एंडेंजर्ड स्पीशीज के लिए एक एक्स सीतू बताइए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। तो बार बार आप देखेंगे कि ऑप्शंस ऑलमोस्ट सेम है, तो इसी तरह से आपको कंफ्यूज किया जाता है। तो आप बताएं कि राइट क्या है। तो चलिए, इसका मैं आपको बताती हूँ। जैसे मैंने आपको बताया, इन सीतू के 3 सबसे बड़े एग्जाम्पल्स ही यही हैं, बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो क्या यहाँ पे देखिए नॉट, कई बार हम नॉट मिस कर जाते हैं, बट एनीवे ये क्वेश्चन सिंपल है, तो बोटानिकल गार्डन इसका आंसर होगा। इसमें देखिए नॉट फिर से है, नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ इन सीतू। जैसे बोटानिकल गार्डन है वैसे ही यहाँ पे उसको रिप्लेस करके जूलॉजिकल पार्क दे रखा है, तो ये आपका राइट आंसर रहेगा। ये एक्स सीतू की एग्जाम्पल है। और तीसरा कि ये सारे अगर आप अब देखें, यहाँ पे देखिए एक एक्स सीतू कंजर्वेशन मेथड है जो एंडेंजर्ड स्पीशीज के लिए किया जाता है। तो एंडेंजर्ड के लिए हम क्रायो प्रिजर्वेशन करते हैं, बाकी सब आप देखेंगे इन सीतू ही है। यहाँ पे बहुत ज्यादा कंफ्यूज करने के लिए और भी
ऑप्शंस कंफ्यूजिंग दिए जा सकते हैं। तो क्रायो प्रिजर्वेशन में मैंने आपको कहा था कि लोअर टेम्परेचर्स में जीन्स या सीड्स जो हैं उनको प्रिजर्व किया जाता है, यूजुअली लिक्विड नाइट्रोजन ड्राई आइस में। तो उस मेथड को हम क्रायो प्रिजर्वेशन कहते हैं। तो आप देखिए आप इसमें से कितने क्वेश्चंस आज कर पाए। आगे भी अगर इन्वायरमेंट का हम कोई टॉपिक लेंगे तो उसके साथ MCQs भी जो है वो सॉल्व करेंगे। बाकी जो PDF अगर आपको इसका चाहिए तो टेलीग्राम पे मैं आपको दे दूंगी t.me/Veronica Om करके, या Veronica_Om। आपको टेलीग्राम चैनल मेरा मिल जाएगा, वेरोनिका स्टडी IQ, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे वीडियो अपडेट्स और PDF जो है वो आपको मिल जाएगा। तो आज का लेक्चर यहीं पे कंप्लीट करते हैं। आई होप आपको जो कुछ टर्म्स हैं बायोडाइवर्सिटी, एक्स सीतू, इन सीतू, इनकी एग्जाम्पल्स, इनमें आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। बाकी जो मैप बेस्ड क्वेश्चन होंगे हम वहाँ पे मैप भी यूज़ करेंगे आगे, और इन्वायरमेंट के टॉपिक्स को इसी तरह से अप्रोच करेंगे। थैंक यू सो मच।